अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी डॉक्टर अबीरा अली, गायनाकोलॉजिस्ट। और आज हम बात करेंगे मोस्ट हॉट टॉपिक के बारे में, जो कि है बच्चे की जेंडर के बारे में। बेबी की जेंडर आप कैसे पता लगा सकते हैं, मोस्ट ऑथेंटिक तरीका इसका क्या है, और जो हम अपने बड़ों से मिथ्स सुनते आ रहे हैं उनमें कितनी सदाकत है, वो कितने % ऑथेंटिक हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। बेबी की जेंडर के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये जेंडर डिसाइड कैसे होती है। बेसिकली जब मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में मिलते हैं तो इन दोनों के क्रोमोसोम्स का जो मेकअप होता है वो डिसाइड करता है कि बच्चे की जेंडर क्या होगी। अब फीमेल की तरफ से भी 23 क्रोमोसोम्स आते हैं, फादर की तरफ से भी 23 क्रोमोसोम्स आते हैं, और एक सेक्स क्रोमोसोम्स का पेयर बनता है। अब इस सेक्स क्रोमोसोम्स में अगर फीमेल यानी मदर की तरफ से एक्स क्रोमोसोम आता है, मदर की तरफ से हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही आ सकता है, और फादर की तरफ से अगर वाई क्रोमोसोम आता है तो बच्चे की जेंडर XY यानी कि मेल होगी। लेकिन अगर मदर की तरफ से एक्स क्रोमोसोम आता है और फादर की तरफ से भी एक्स क्रोमोसोम आ जाता है तो बच्चे की जेंडर XX यानी कि फीमेल होगी। तो इस तरह से जेंडर डिसाइड होती है। एक टर्म यूज की जाती है डेमोग्राफी में, जो कि है सेक्स रेशो, जो कि होती है कि जितने अरसे में एक पॉपुलेशन में 100 फीमेल बच्चे पैदा होते हैं उतनी देर में मेल कितने पैदा होते हैं। तो अगर ये रेशो 100 से ज्यादा हो तो इसका मतलब ये होता है कि मेल ज्यादा है इस सोसाइटी में, इस पॉपुलेशन में। तो अब हम मिथ्स के बारे में बात करते हैं कि मिथ्स क्या क्या हैं और इनमें कितनी सदाकत है। अब नंबर 1 पर मिथ है मॉर्निंग सिकनेस के बारे में। अब मिथ ये है कि जो मेल बच्चा है उसकी मदर के अंदर मॉर्निंग सिकनेस कम होगी, जो शुरू के कुछ महीनों में नॉजिया वॉमिटिंग होती है वो कम होगी, और अगर लड़की है माँ के पेट के अंदर तो ये मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा होगी। अब बेसिकली इसकी जो फैक्ट है वो साइंस के मुताबिक इसका कोई रोल नहीं है, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। जो कि ये मॉर्निंग सिकनेस के मसले होते हैं ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं, और बेबी की जेंडर से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। अब नंबर 2 पर मिथ की बात करें, और वो है हार्ट रेट के बारे में, कि अगर बच्चे का हार्ट रेट 140 से कम है तो वो मेल जेंडर का बच्चा है, और अगर 140 से ज़्यादा का है तो वो फीमेल जेंडर है। तो इसको भी अगर स्टडी एक की गई थी जिसमें बच्चे की जेंडर का डिसाइड किया गया था, जेंडर के हिसाब से हार्ट रेट को स्टडी किया गया था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो उसके मुताबिक भी जो हार्ट रेट है वो बिल्कुल भी जेंडर डिपेंडेंट नहीं है। ये जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है बेसिकली 120 से 160 के दरमियान में वेरी कर रहा होता है। 160 से अगर हाई है तो इसको हाई हार्ट रेट बोलते हैं, और अगर ये 120 से कम है तो इसको ब्रेडिकार्डिया यानी कि लो हार्ट रेट बोलते हैं। तो इसका जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये भी बेसिकली जो बॉडी का सिस्टम होता है, पैरासिम्पथेटिक सिस्टम होता है, वो हार्ट रेट का डिसाइड कर रहा होता है, और बहुत से एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि हार्ट रेट को डिसाइड कर रहे होते हैं। मतलब मदर को फीवर है या कोई इन्फेक्शन चल रही है तो हार्ट रेट ज़्यादा होगा, थायराइड प्रॉब्लम है तो हार्ट रेट ज़्यादा होगा। तो इन चीज़ों की वजह से हार्ट रेट डिसाइड होता है, जेंडर से बिल्कुल भी हार्ट रेट डिसाइड नहीं होता। फिर नंबर 3 पर मिथ की बात करें तो वो ये है कि अगर किसी मदर का बच्चा लो लाइंग है, यानी कि आपको पेट के निचले हिस्से में ही बच्चा ज़्यादा लग रहा है, ऊपर वाला पेट आपका खाली लग रहा है, तो वो मेल जेंडर होगी। ये मिथ हमने अपने बड़ों से सुना हुआ था, और भी ये मिथ पाकिस्तान में तो ये वाला मिथ बहुत ही कॉमन है। लेकिन अगर इसके फैक्ट के बारे में बात करें तो इसमें कोई सदाकत नहीं है, इसकी ज़रा भी ऑथेंटिसिटी नहीं है। जो बच्चे की लाई होती है और बच्चे की जो पोजीशन होती है ये बेसिकली यूट्रस की जो शेप होती है उस पे डिपेंड कर रही होती है, और बच्चे के साइज पे डिपेंड कर रही होती है कि कैसे कैसे बच्चा जो है वो अपनी ग्रोथ के साथ, यूट्रस की ग्रोथ के साथ कौन सी शेप ले रहा है। इसका जेंडर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अब नेक्स्ट मिथ की बात करें तो वो है कोल्ड फीट्स। अगर आपके पाँव ठंडे बर्फ है, इवन के गर्मियों में भी ठंडे रहते हैं, और आपके ठंडे पाँव की वजह कोई ना कोई इन्फेक्शन भी हो सकती है। अगर आपको कोई इन्फेक्शन चल रही है, या फिर आपका कोई और मदर के कोई ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, ठंडा मौसम है, फीवर है, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर बिला वजह ही पाँव ठंडे रह रहे हैं तो आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है ताकि अंडरलाइन कॉज को ढूंढा जाए। लेकिन इसका जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है। इसको भी साइंस ने कंफर्म कर दिया है कि इसका फीमेल या मेल होने से कोई भी लिंक नहीं है। अब नेक्स्ट बात करें
तो वो है मूड स्विंग्स की। अब मूड स्विंग्स जो होते हैं वो हार्मोन डिपेंडेंट होते हैं। प्रेगनेंसी में बहुत से हार्मोनल चेंजेस आते हैं मदर के अंदर, जिसकी वजह से जो मूड स्विंग्स होते हैं वो भी नॉर्मल बात है, नॉर्मल फिनोमिना है। अब कहा यह जाता है, जो मिथ है, कि अगर आपको मूड स्विंग्स कम हैं तो आपका बेबी मेल है, और अगर मूड स्विंग्स ज्यादा हो रहे हैं तो आपका बेबी फीमेल है। अब इसमें कितनी सदाकत है? जैसे कि मैंने बताया है कि ये टोटली हार्मोनल डिपेंडेंट होता है, और इसका जीन से कोई ताल्लुक नहीं होता कि मेल होगा तो हार्मोन्स कम पैदा होंगे और चिड़चिड़ापन कम होगा मदर के अंदर। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है जेंडर के साथ। अब नेक्स्ट बात करें तो वो है ब्रेस्ट के साइज के बारे में। अब एक मिथ है, बहुत इंटरेस्टिंग मिथ लगा मुझे, जो कि ये है कि अगर राइट ब्रेस्ट का साइज ज्यादा हो रहा है लेफ्ट ब्रेस्ट की निस्बत तो ये मेल होगा। अब जो ब्रेस्ट का साइज है प्रेगनेंसी में बढ़ना होता है हार्मोन्स के ज़ेरे असर, क्योंकि मदर ने बाद में ब्रेस्ट फीड करवाना होता है तो उसकी प्रेपरेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही स्टार्ट हो जाती है। तो जो ब्रेस्ट का साइज है वो प्रेगनेंसी में इंक्रीज करता है। तो आपके दोनों ब्रेस्ट ही बड़े होते हैं, लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है जेंडर के साथ कि अगर मेल है तो राइट ब्रेस्ट ज़्यादा बड़ी होगी। ये टोटली जेंडर डिपेंडेंट नहीं है। अब नेक्स्ट बात करें तो वो है फूड की क्रेविंग्स के बारे में। ये मिथ मैंने भी सुना हुआ है, ऑब्वियसली आपने भी सुना होगा, बहुत ही कॉमन मिथ है। और वो ये है कि अगर आपका कुछ खट्टा खाने को दिल करता है या नमकीन खाने को दिल करता है तो आपका बेटा होगा, और अगर आपका मीठा खाने को दिल करता है तो आपका बेबी फीमेल होगी। इसको बहुत स्टडी किया गया है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। प्रेगनेंसी में फूड क्रेविंग्स होती हैं, हार्मोन्स के ज़ेरे असर होती हैं। ये भी कभी अचानक से आपका कुछ खाने को दिल कर पड़ता है जो कि आपको हो सकता है प्रेगनेंसी से के अलावा आपको इतना पसंद ना हो। ये हार्मोन्स के डिपेंडेंट हो रहा होता है, आपके टेस्ट बड्स जो होते हैं उनके कंट्रोल में होता है। इसका बेबी की जेंडर से कोई भी ताल्लुक नहीं होता कि आप क्या खाना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट मिथ की बात करूं तो वो ये है कि आपका जो बेबी है वो अगर पेट के सामने सामने है और आपका सिर्फ पेट ही बड़ा है और बाकी आपका फेस और आपका लेग्स इन पे फैट नहीं आई तो वो मेल होगा। और अगर आप ओवरऑल आपका वेट गेन ज़्यादा हो रहा है, आपका थाइज भी हैवी हो रहे हैं, आपकी जो है वो फेस भी भरा भरा सा लग रहा है, नाक की शेप भी चेंज हो रही है, टोटल आपका बॉडी वेट अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो फीमेल होगी। ये भी बहुत कॉमन है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका भी ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है। प्रेगनेंसी जो होती है वो हार्मोन्स डिपेंडेंट होती है। हार्मोन्स के ज़रिए असर 15 kg तक का वेट गेन होना होता है ऑलमोस्ट नॉर्मल वुमन में। तो ये वेट की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये टोटली हार्मोन्स डिपेंडेंट होती है, इसका कोई ताल्लुक नहीं होता जेंडर के साथ। अब एक और मिथ ये है कि अगर फीमेल की स्किन क्लियर होने लग गई है, बाल लंबे होने लग गए हैं, चमकदार होने लगे हैं, फीमेल की स्किन पे ग्लो आने लग गया है फेस पे, तो वो मेल होगा। लेकिन अगर स्किन डल होने लग गई है और बाल गिरने लगे हैं, हेयर फॉल ज़्यादा हो गया है और छाइयाँ पड़ने लग गई हैं तो वो फीमेल होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी हार्मोन्स डिपेंडेंट है टोटली। और ग्लो अगर आता है तो आपको प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से आता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन होता है। कईयों के ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाते हैं, कईयों के प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये हार्मोन्स के ज़रिए असर है, जेंडर से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है कि आप 100% कह सकें। थोड़ा सा लिंक हो सकता है इन चीज़ों का, लेकिन ज़्यादा नहीं है इनका। इसको एज अ जेंडर प्रिडिक्शन मेथड तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ये सब थे वो मिथ्स जो कि बहुत ही कॉमन है, और देखा ये हमने अपनी साइंटिफिक रिसर्च ने भी साबित कर दिया कि इन चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं है बच्चे की जेंडर के साथ। तो फिर बच्चे की जेंडर को हमने फाइंड कैसे करना है कि हमें 100% कंफर्म हो कि बच्चे की जेंडर क्या है। उसके लिए डेफिनेटली कुछ टेस्ट अवेलेबल हैं जो कि बच्चे की 100% जेंडर बताते हैं। उनमें नंबर 1 पर तो अल्ट्रासाउंड है। ये अल्ट्रासाउंड जो होता है ना, ये एज अर्ली एज 12 वीक्स भी किया जा सकता है, लेकिन जो जेंडर प्रेडिक्शन का आइडियल टाइम है वो है 18 to 22 वीक्स का टाइम। इसमें बेसिकली हम क्या देखते हैं, बच्चे की जेनिटेलिया देखते हैं, और जेनिटेलिया में एक ट्यूबरकल होती है, जेनिटल ट्यूबरकल। अब अगर इस जेनिटल ट्यूबरकल का एंगल अपवर्ड होता है तो 30 डिग्री के एंगल से ज़्यादा का एंगल अपवर्ड होता है तो हम इसको कहते हैं कि ये मेल जेंडर है। लेकिन अगर इस ट्यूबरकल का एंगल डाउनवर्ड्स होता है और 30 डिग्री से कम का होता है
तो इसको हम कहते हैं कि ये फीमेल है। इसको नब थ्योरी का नाम दिया जाता है और ये 99% ऑथेंटिक है जेंडर प्रिडिक्शन के लिए। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम जेंडर प्रिडिक्ट नहीं कर पाते क्योंकि बच्चे की पोजीशन ऐसी होती है। पोजीशन का नॉर्मल होना, लाइकर का एडिक्वेट होना, ये बहुत मैटर करता है आपकी सही वाली जेंडर प्रिडिक्शन के लिए। अब नेक्स्ट बात करें, ब्लड टेस्ट से भी क्या पता लगाया जा सकता है कि बेबी की जेंडर क्या है? यस, पता लगाया जा सकता है। एक टेस्ट है जिसको हम NIPT यानी कि नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्ट या सेल फ्री फीटल DNA कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि हम माँ के ब्लड का सैंपल लेते हैं और ये भी 10 वीक्स तक हम ले सकते हैं, यानी कि बहुत अर्ली आप ये सैंपल ले सकते हैं। और माँ के ब्लड के अंदर बेसिकली बच्चे के कोई DNA के पीसीज आए होते हैं और उन DNA के पीसीज का जब हम सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल के अंदर उनका टेस्ट करते हैं, तो वो क्रोमोसोम्स के एनालिसिस से, फिर DNA के एनालिसिस से पता चल जाता है कि बच्चे की जेंडर क्या है। ये बहुत ही ऑथेंटिक मेथड है और सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसको आप बहुत अर्ली करके पता लगा सकते हैं जेंडर का। अब नेक्स्ट बात करें तो वो टेस्ट इन्वेसिव टेस्ट आ जाते हैं जो कि जेंडर को बताते हैं। सिर्फ जेंडर प्रिडिक्शन के लिए वो टेस्ट आपको करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके साथ स्लाइटली मिसकैरेज का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तो आपकी किसी और इंडिकेशन की वजह से कराते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम का रिस्क जानने के लिए या कोई एनॉमली देखने के लिए। अगर आपके खानदान में जेनेटिकली कोई एबनॉर्मलिटी चल रही है या पिछले बच्चे एबनॉर्मल पैदा हुए हैं तो आप वो टेस्ट ज़रूर करवाएं। इसमें एमनियोसेंटेसिस और कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग यानी CVS आ जाता है। तो CVS आप 11 वीक से ऑनवर्ड्स करवा सकते हैं, जल्दी करवा सकते हैं, और जो एमनियोसेंटेसिस है उसको हम 15 वीक्स के बाद करवाते हैं। तो इसमें हम क्रोमोसोम्स का सैंपल लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि कितनी एबनॉर्मलिटीज़ का रिस्क है इस बच्चे में। अगर वो एबनॉर्मलिटीज़ वाला बच्चा पैदा हो रहा होता है तो हम उसको फिर टर्मिनेट करने का एडवाइस करते हैं। लेकिन इससे जेंडर भी पता चल जाती है और 100% पता चलती है क्योंकि कैरियोटाइपिंग हो जाती है, तो टोटल जो बच्चे का जेनेटिक मेकअप है वो हमारे सामने आ जाता है। लेकिन इसको आपने सिर्फ और सिर्फ जेंडर प्रिडिक्शन के लिए यूज़ नहीं करना क्योंकि मैंने आपको बताया इससे इन्फेक्शन का रिस्क भी होता है और इससे मिसकैरेज का रिस्क भी होता है। तो ये सब था अबाउट जेंडर प्रिडिक्शन। आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये जो मिथ्स हैं हमारे मुआशरे में ये कितने % ट्रू हैं और कितने % ये जेंडर को प्रिडिक्ट करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।